नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिर जागा कांग्रेस का चीन प्रेम। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर दिया विवादित बयान। भाजपा ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का सैम पित्रोदा दिन दहाड़े कर रहे हैं इजहार। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किया किनारा। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद। भीड़ नियंत्रण के लिए 60 स्टेशनों पर बनेगा परमानेंट होल्डिंग एरिया। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुलाई बैठक। 19 तारीख को नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। 20 फरवरी को शपथ लेने की संभावना। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक दिल्ली में यमुना की सफाई अभियान हुआ शुरू। 3 साल में साफ करने का लक्ष्य। अतिरिक्त मुख्य सचिव की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम उतरी मैदान पर। और आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर। अप्रैल के दौरान देश के निर्यात में 7.21% की बढ़ोतरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा के निर्यात में 89 और 21% की वृद्धि हुई दर्ज। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान भारत की अस्मिता, कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ लगातार ऐसे बयान देना कांग्रेस और इनके नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेशियों के साथ संबंध और चुनाव में विदेशी फंडिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए पूछा कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो भारत के चुनाव को प्रभावित करती हैं। आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए, जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे, तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहाँ है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहाँ होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी। ये बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के चीन को लेकर विवादित बयान से कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पित्रोदा के कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। जयराम रमेश ने वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और आइए बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की।
प्रयागराज में आयोजित दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 53 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। आज महाकुंभ में दोपहर 2 बजे तक 92.50 लाख लोगों ने स्नान किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन के माध्यम से हम भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक माहौल खड़ा हुआ। पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुआ। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। देश भर के 60 सबसे व्यस्त और भीड़ वाले स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला लिया गया है। स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेलवे दिल्ली में सभी स्टेशन पर कैंपेन भी चलाएगी। साथ ही साथ यात्री, कुली, दुकान वालों से रेलवे को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। ग्राउंड सिचुएशन जानने के लिए सबसे फीडबैक लिया जाएगा। रेलवे के लिए यात्री सुविधा सबसे पहले है। इससे पहले भीड़ प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक अगले 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए आज से 5 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। साथ ही प्रयागराज जाने के इच्छुक सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से आएंगे और वहीं से जाएंगे। मंत्रालय ने यात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने का भी अनुरोध किया है और उनसे किसी भी पूछताछ और यात्री सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने को कहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद से रेलवे प्रशासन ने प्रबंधन के तरीकों में थोड़ा बदलाव किया है। उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि वाणिज्यिक और RPF के कर्मचारियों को बेहतर तरीके से तैनाती के जरिए और बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। पीक ट्रैफिक आवर होता है शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का। तो इस दौरान अगले 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं। यदि कोई अपने घर के दिव्यांगजनों या वृद्धजनों को स्टेशन पर छोड़ने, ट्रेन पर बैठाने आ रहा है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट मिलता रहेगा। इसके अलावा हम लोग अभी जब कभी इस तरह का सर्ज आएगा, अचानक से भीड़ आएगी, उस दौरान रेगुलेटेड एंट्री एनफोर्स करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह होगा। दिल्ली में भाजपा के 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद भव्य तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता समेत दिल्ली की जनता भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की खास तैयारियों का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ हो और संभावित 19 फरवरी को
दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय हो गई है और जगह भी तय हो गई है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। 27 वर्ष बाद बीजेपी की दिल्ली में शानदार वापसी हुई है, लिहाजा रामलीला मैदान को चुना गया है भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता मौजूद रहेगी। इसीलिए रामलीला मैदान को चुना गया है। तमाम वीवीआईपी मौजूद होंगे और मौजूद होगी दिल्ली की जनता। तो भले ही अभी सस्पेंस बरकरार है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो एक तरफ दिल्ली के सीएम को लेकर तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अपर मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने यमुना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यमुना नदी की सफाई का कार्य मिशन मोड पर जारी है। साथ ही हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 साल से पहले सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। सफाई के लिए हम अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एसडी साहब खुद मीडिया में इस पर बात कर चुके हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियाँ हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियाँ हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। दिल्ली में 22 नाले यमुना नदी में गिरते हैं। 37 एसटीपी में आधे अधूरे काम करते हैं। 1000 से अधिक कॉलोनियों का सीधा कचरा यमुना में प्रवाहित होता है। ये बात कही है पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल गुप्ता ने। अनिल गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल गुप्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, एक बहुत प्रभावी मुद्दा है कि यमुना जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मरने के कगार पे है दिल्ली, कैसे हो इसकी सफाई? पिछले 10 वर्षों से जब यमुना पल्ला पे एंटर करती है तो उसका डिजोल्व ऑक्सीजन 9 से 12 होता है। फीकल कॉलीफॉर्म उसका 1000 से 1500 के बीच होता है। पीएच कंट्रोल है, बीओडी सीओडी कंट्रोल्ड है और वो जल आचमन लायक होता है। पर जब यमुना के अंदर जो दिल्ली के 22 नाले उसमें डायरेक्टली गंदगी डालते हैं, जो 37 एसटीपी प्लांट है जिनमें से आधे अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड सीवरेज उसमें जाता है, जो वहाँ पर कुछ बस्तियाँ बसी हुई डालती हैं, तो यमुना मृत प्राय हो जाती। कहाँ सरकार ने चूक की है या पिछली सरकारों ने इसको ध्यान में नहीं दिया, क्या है ये मुद्दा? देखिए, अपर यमुना टीटी के तहत मिनिमम 1000 क्यूसेक्स दिल्ली को यमुना का जल मिलता है और जब यमुना दिल्ली को छोड़ती हैं ओखला के बाद तो इनको मिनिमम 500 क्यूसेक्स उनको वापसी करना पड़ता है। ये सारी जितनी भी रिवर होती है उनकी टीटी होती है। कैसे इसका सॉल्यूशन हो, कैसे यमुना को साफ किया जाए, तो ये इसका कुछ प्लानिंग है आपके जिम्मे में कि या कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, जितने नाले यमुना में गिरते हैं वो गिरने से पहले टैप्ड हो, उनकी गंदगी निकाली जाए और बिना गंदगी के वो नाले सेमी ट्रीटेड करके एक मिनिमम उसके आउटलेट के पैरामीटर है तभी यमुना में डले। पहली बात, जो एसटीपी प्लांट हैं जो दिल्ली जल बोर्ड चलाता है 37, वो 37 के 37 काम करें ढंग से। अभी जो रिपोर्ट है 19 वो अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड पानी डाल रहे हैं, ये सरकार के हाथ में। तीसरा, जो इसका ई फ्लो है वो बढ़ाया जाए। चौथा, जो यमुना किनारे कुछ बस्तियां हैं जो डायरेक्ट डालती हैं उसको रोका जाए। पांचवा, एक आध्यात्मिक मुद्दा है कि लोगों की एक भावना होती है कि जो पूजा सामग्री अपनी जब
पूजा के बाद वो उसमें डालते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। कैसे उसको मैली होने से रोका जाए, कैसे उसके गादों की सफाई हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रॉ वाटर हमें वजीराबाद से मिलता है। पिछले कई सालों से यमुना की तलहटी की सफाई नहीं हुई, उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई अभी तक। बल्कि मुझे लगता है कि अगर वजीराबाद से पहले उसकी डिसिल्टिंग हो तो राज्य सरकार करोड़ों अरबों रुपयों उससे जो सिल्ट निकलेगी, उससे जो रेत निकलेगा, वो बेच के कमा सकता है। तो ये थे हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल गुप्ता, और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो यमुना के गादों की सफाई भी हो सकती है, गंदा पानी यमुना से दूर हो सकता है, उसकी सफाई हो सकती है। इसके अलावा जो पवित्र, जो हमारा जो आस्था का प्रतिबिंब यमुना है, उसे जिंदा भी किया जा सकता है। कैमरामैन मोहित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी भाषा पर जोर दिया गया है। तमिल हमारी सभ्यता की एक प्राचीन भाषा है, लेकिन अगर तमिलनाडु का छात्र कई भाषाएं सीखेगा तो इसमें क्या गलत है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कथित तौर पर यह रुख अपनाया है कि जब तक तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक केंद्र सरकार की तरफ से उसे फंड नहीं दिया जाएगा। To create a competition among the students, to create a level playing field, we have to come to a common platform. NEP is the new aspirational common platform. Regarding language, I respect all the language. This NEP envisioned by Honorable Prime Minister Modi is giving emphasis to mother tongue. Tamil is one among the oldest language of our civilization. But what is wrong if a student in Tamil Nadu will learn multilingual, come to the multilingual aspect in his study? It can be Tamil, it can be English, it can be a other Indian language. There is no imposition of any Hindi or any language on them. Some friends in Tamil Nadu are doing politics, but certainly Government of India is committed to implement NEP, and there are certain conditions with NEP. वहीं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लोगों का ध्यान भटकाने और भाषा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि ये DMK का पुराना हथकंडा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी हिंदी को जबरन नहीं थोप रहा और जो लोग इसे सीखना चाहते हैं उन्हें बिना किसी आपत्ति के ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुरुगन ने DMK की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर तमिल को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार तमिल भाषा के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कॉलेजों और विभागों में नए पदों का सृजन करेगी ताकि देश भर के छात्र इस प्राचीन भाषा का अध्ययन कर सकें। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दौरान भारत का निर्यात 7.21% बढ़ा है।
अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के लिए $682.2 का निर्यात अभी तक हुआ है। मौजूदा वित्त वर्ष में जनवरी तक $46 अरब का निर्यात बढ़ा है। जनवरी में इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 79% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी में फार्मा के निर्यात में 21.46% की वृद्धि हुई है। बात अगर आयात की करें तो आयात में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हर महीने 70 से $75 अरब औसत निर्यात का अनुमान है। वहीं 2024 और 25 में $800 अरब से ज़्यादा के निर्यात का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महत्व पर बोलते हुए कहा कि सिडबी जैसी संस्था जो मुख्य रूप से पुनर्वित्त संस्थान के रूप में काम करती हैं, उसे छोटे और मध्यम उद्यमों की ऋण ज़रूरतों की गहरी समझ होती है। इसलिए हमारी सरकार ने न सिर्फ सिडबी को अधिक पूंजी वाला संस्थान बनाने में मदद की है, बल्कि जुलाई बजट में हमने ये घोषणा भी की थी कि सिडबी अब सभी एमएसएमई क्लस्टर में अपनी शाखाएं खोलेगा, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमियों को फायदा मिले। The Small Industry Development Bank of India is very well placed as an institution to understand the credit requirements of MSMEs. The cycle of business which MSMEs go through is very different from the large businesses. And when public sector banks deal with it, they do understand, they extend it accordingly. However, when a SIDBI-like institution, which is otherwise a refinance institution, does it themselves, the understanding about the credit requirements of small and medium industries are better understood. So we have not only given them greater capital resources, but also announced in the July budget, which we'll be following up, that SIDBI will now be opening up branches in every MSME cluster. दिल्ली एनसीआर में आज लोगों की नींद भूकंप के झटकों के साथ खुली। इस दौरान कुछ आवाज़ें भी सुनी गईं, जिसकी वजह से लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गए। सुबह 5:36 पर ये झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 4 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र दिल्ली में ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। अब तक भूकंप में किसी भी तरह के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी एक्स के जरिए उम्मीद जताई है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि लोग आपातकालीन सहायता के लिए 112 यानी 112 डायल करें। इस बीच लोगों में जिस वजह से डर ना हो, इसलिए नंबर दिया गया है। वहीं आज से सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसके लिए बीजीबी का प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली में है। ये सम्मेलन सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश स्थित शरारती तत्वों द्वारा बीएसएफ कर्मियों और भारतीय नागरिकों पर हमले की रोकथाम, सीमा पार अपराधों को कैसे रोका जाए, बॉर्डर फेंस का निर्माण, बांग्लादेश में भारतीय विद्रोही समूह के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। पिछला बीएसएफ बीजीबी सीमा समन्वय सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। असम विधानसभा का सत्र पहली बार गुवाहाटी से बाहर आयोजित हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। बजट सत्र का पहला दिन कोकराझार के बीटीसी विधानसभा में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के अभिभाषण के बाद आयोजित किया गया। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई हुई। बजट सत्र के पहले दिन परंपरागत रूप से दिया जाने वाला राज्यपाल का अभिभाषण एक प्रमुख आकर्षण रहा। राज्य के इतिहास में ये पहला मौका है जब दिसपुर के बाहर बजट सत्र आयोजित किया गया है। बजट सत्र का शेष भाग गुवाहाटी में स्थायी विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बजट सत्र में 6ठी अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करना एक प्रमुख एजेंडा होगा। विशेष बैठक बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद विधानसभा भवन में आयोजित की जा रही है। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग 10 मार्च को वार्षिक बजट पेश करेंगे। आसाम विधानसभा का अधिवेशन आसाम विधानसभा के बाहर कोकराझार बीटीसी के विधानसभा में हो रहा है। ये एक बहुत सुंदर पहल है और इससे
कई वर्षों से अशांति अंचल शांति की ओर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में शांति आई है। ये शांति स्थायी शांति हो, चिरस्थायी शांति हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।